तो टेंस पे आने से पहले हम थोड़ा जान लेते हैं कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो सेंटेंस वैसे होते तो 5 प्रकार के हैं, लेकिन हमें केवल आवश्यकता है असर्टिव और इंट्रोगेटिव की, क्योंकि हम टेंस में केवल यही 2 प्रकार के वाक्य पढ़ते हैं। तो हम इन्हीं को समझ लेते हैं, बाकी हम अलग से वीडियो बनाकर सेंटेंस के प्रकार देख लेंगे। तो पहला है हमारा असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में हम किसी बात को या तो स्वीकार करते हैं या तो उसे मना करते हैं। या तो उसे स्वीकारेंगे या फिर उसे मना करेंगे। जैसे जैसे कहा गया कि मोहन एक अच्छा लड़का है, तो इसमें क्या माना गया कि हाँ, मोहन एक अच्छा लड़का है। या फिर जैसे कहा गया कि मैं आप सबका अध्यापक हूँ, तो इसमें क्या कहा गया कि इस बात को माना गया मैं आपका अध्यापक हूँ। या फिर मैं कह दूँ कि सोहन आज विद्यालय नहीं जा रहा है, तो इसमें क्या माना गया, इसमें मतलब कि इस बात से मना किया गया कि मोहन आज विद्यालय जा रहा है। समझ में आया? तो अब जिसमें हम बातों को स्वीकारेंगे उसे कहेंगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। क्या कहते हैं उसको? अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो इस प्रकार के वाक्यों में किसी तथ्य या घटना को स्वीकृति दी जाती है, मतलब उस बात को माना जाता है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है कि इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है, फिर मेन वर्ब लिखा जाता है, फिर ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। अब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये हम आगे समझेंगे। पहले हम देख लेते हैं दूसरा प्रकार। तो दूसरा हमारा प्रकार है निगेटिव सेंटेंसेस। तो इसमें किसी भी बात या घटना को मना किया जाता है, मतलब उसे अस्वीकार किया जाता है। जैसे इस प्रकार के वाक्यों में किसी तथ्य या घटना को मना करते हैं, मतलब हम स्वीकार नहीं करते हैं। इस प्रकार के वाक्यों में नहीं शब्द आता है, मतलब इस प्रकार के जो हिंदी वाक्य होते हैं उसमें नहीं शब्द आ जाता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही रखना है हमें, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। बस बीच में हमें नॉट लगा देना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमेशा नॉट बढ़ा देंगे, तो वो निगेटिव सेंटेंसेस का फॉर्मूला बन जाएगा। तो अब दूसरा प्रकार कौन सा है? दूसरा है हमारा इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम प्रश्न पूछते हैं, मतलब ऐसे वाक्य जो प्रश्न पूछने का काम करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है यस और नो टाइप और एक होता है डब्ल्यूएच टाइप। तो जो यस और नो टाइप सेंटेंस होता है, इसका प्रारंभ क्या शब्द से होता है? किससे होता है? क्या शब्द से। और इसका जवाब हम या तो हाँ में देंगे या फिर ना में देंगे। जैसे क्या वह पागल है? तो अगर वो रहेगा तो बोलेंगे हाँ, नहीं रहेगा तो नहीं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला वही है, बस हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आता था अब उसे हम पहले लिख देंगे, यानी कि क्या के स्थान पर हम सबसे पहले क्या लिख देंगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर दूसरा प्रकार क्या है? डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। यस और नो टाइप और समझ में आया, इसका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? यस और नो टाइप। लेकिन इसको डब्ल्यू एच टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि जो इसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं, यानी प्रश्न सूचक शब्द जो होते हैं, इनका प्रारंभ डब्ल्यू एच से होता है। जैसे व्हाट, वाई, वेन, तो इनका प्रारंभ किससे होता है? डब्ल्यू एच से, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। तो इस प्रकार के हिंदी वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द क्या, क्यों, कब वाक्य के बीच में आता है, और हम सबसे पहले इन्हीं का अनुवाद भी करते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फॉर्मूले में? डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद बाकी वही हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट सब उतार लेंगे, जैसा हम यस और नो टाइप में करते हैं। तो ये हमारे हो गए वाक्य के चारों प्रकार जो हमें इस सेंटेंस में पढ़ने हैं। अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस क्या करता है? यह टेंस किसी कार्य के वर्तमान समय में होने का बोध कराता है, मतलब ये हमें ये बताता है कि काम अभी अभी के समय में हो रहा है। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो, है, ये सब शब्द आते हैं। जैसे वह जा रहा है, तुम पढ़ रहे हो, मोहन खाना खा रहा है, तो इन सब में अंत में क्या आएगा? है, हूँ, हो आदि शब्द आते हैं। इस टेंस में जैसे देखिए, अब प्रेजेंट टेंस भी 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हम कुछ ऐसे सेंटेंस पढ़ लेते हैं जो बिना वर्ब के होते हैं। इन्हें नॉर्मल सेंटेंसेस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि वर्ब नहीं आता, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर का प्रयोग करेंगे, और बाकी जो जिस हिसाब से प्रकार रहेगा, इंडेफिनिट में अलग, कॉन्टिन्यूअस में अलग, सब में अलग अलग का इस्तेमाल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम अफर्मेटिव समझते हैं। तो अफर्मेटिव में क्या, हमको सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब, इसमें इजेएमआर लगता है तो हम उसको लिखेंगे, फिर कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट का पूरक होगा उसको हम लिखेंगे। तो इस प्रकार के वाक्यों में क्या होता है, यानी जो हमारे नॉर्मल सेंटेंसेज होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें किसी व्यक्ति या वस्तु के कुछ होने की बात होगी। जैसे कहा गया राम एक अच्छा लड़का है, तो यहाँ राम की क्या होने की बात हो रही है? एक अच्छा लड़का। तो यानी अब जो जिसके कुछ होने की बात होगी वही हमारा सब्जेक्ट होगा। तो अच्छा लड़का कौन है? राम, तो राम हो जाएगा सब्जेक्ट।
राम क्या है? एक अच्छा लड़का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट। हेल्पिंग वर्ब हम इज या आर लगाएंगे सब्जेक्ट के अनुसार। तो देखिए, अगर सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो हम इज लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट बहुवचन है तो आर लगाएंगे, अगर सब्जेक्ट आई है तो हम एम लगाते हैं। देखिए, राम एक अच्छा लड़का है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या होगा हमारा? राम। क्यों? राम एक अच्छा लड़का है, तो राम हो गया हमारा सब्जेक्ट। राम क्या है? एक अच्छा लड़का, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है? राम, तो यहाँ लिख देंगे राम। राम क्या है? अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? इज। और एक बात याद रखिएगा कि वाक्य का प्रारंभ पहला नंबर हमें कैपिटल से करना है, तो इसलिए हम राम को किस लेटर में लिखेंगे? कैपिटल में। इसका काम हमें पंचुएशन में पड़ेगा। फिर राम, राम क्या है? एक अच्छा लड़का, तो है के लिए हम लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब इज एम आर में से कोई एक। राम एक वचन है, तो इसलिए हम इज लगाएंगे, तो राम इज। राम है, राम क्या है? एक अच्छा लड़का, एक के लिए ए, अच्छा का गुड, और लड़का का बॉय, तो राम एक अच्छा लड़का है। तो इस प्रकार ये हमारा हो गया कंप्लीट। दूसरा देखिए, मैं एक अध्यापक हूँ, तो मैं के लिए हम क्या लगाएंगे? आई। मैं का क्या लिखेंगे? आई। अब हूँ के लिए लगाएंगे एम, तो मैं के लिए हम लगाएंगे आई। फिर आई, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? एम, क्योंकि आई के साथ एम लगाना है। अब मैं क्या हूँ? एक अध्यापक, तो एक के लिए लगेगा ए, और अध्यापक का हो जाएगा टीचर। तो इस तरह से ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। जैसे अब अगला देखिए, तुम सभी विद्यार्थी हो, तो अब विद्यार्थी होने की बात किसके किसके लिए कही गई है? तुम सभी के लिए, मतलब जो आप सभी हैं क्या हैं? विद्यार्थी। तो यहाँ तुम सभी क्या हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट? अच्छा, तुम सभी क्या हैं? विद्यार्थी, तो विद्यार्थी हो जाएगा उसका कॉम्प्लीमेंट। तो चलिए, तुम के लिए हम क्या लगाएंगे? यू, और सभी के लिए ऑल, तो यू ऑल, तुम सभी। चलिए, वाई कैपिटल से कर देते हैं, यू ऑल, तुम सभी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे हम? आर। क्यों? क्योंकि तुम सभी क्या है? बहुवचन, तो यू ऑल और क्या है? विद्यार्थी का स्टूडेंट्स, तो यू ऑल आर स्टूडेंट्स। तो ये हो गया हमारा वाक्य, ये भी कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। अब आएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। तो निगेटिव में क्या होता है कि इज एम आर के बाद हम केवल नॉट लगा देंगे, हमारा काम हो जाएगा। देखिए क्या है? तुम एक राजा नहीं हो, जैसे यहाँ पर तुम के क्या राजा नहीं होने की बात हुई है, मतलब तुम का क्या कहा गया कि यह एक राजा नहीं है। देखिए, राजा कौन नहीं है? तुम, तो तुम हो गया हमारा सब्जेक्ट। तुम क्या है? राजा, एक राजा, तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। और नहीं, इसके लिए हम नॉट लगाएंगे ही। चलिए देखते हैं, तो तुम का हम क्या लिखेंगे? यू, तो यू। अब तुम, अब क्या है? बहुवचन, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? आर, तो यू आर। तुम क्या नहीं हो? अब नहीं के लिए हम नॉट। फिर हमारा कॉम्प्लीमेंट क्या है? एक राजा, तो एक का ए, और राजा का किंग, तो यू आर नॉट अ किंग। ये हो गया हमारा वाक्य कंप्लीट। फिर वह तुम्हारा भाई नहीं है, यहाँ पर वह क्या कहा गया है कि वह तुम्हारा भाई नहीं है, यानी वह को तुम्हारे भाई ना होने की बात कही गई है। तो वह हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। कैसे? तुम्हारा भाई कौन नहीं है? वह हो गया सब्जेक्ट। वह क्या नहीं है? तुम्हारा भाई, ये हो गया हमारा कॉम्प्लीमेंट। वह के लिए हम क्या लगाएंगे? ही। अब फिर हेल्पिंग वर्ब रखना है, हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा? इज एम आर में से इज लगेगा। क्यों? क्योंकि ही क्या है? एक वचन, तो हम लिख देते हैं इज, ही इज। वह, अब नहीं, नहीं के लिए क्या लगाएंगे? नॉट। तो हम सब्जेक्ट भी रख लिए, हेल्पिंग वर्ब भी रख लिए, और नॉट भी रख लिए। अब हमारा बचा क्या? कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि वह के जो होने की बात हो रही है वही हमारा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो वह क्या नहीं है? तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई क्या हो जाएगा? कॉम्प्लीमेंट। तो हम लिख देंगे तुम्हारा का योर, और भाई का ब्रदर। ही इज नॉट योर ब्रदर, तो ये वह तुम्हारा भाई नहीं है। इस तरह से ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर अगला देखिए, सुरेश एक अच्छा आदमी नहीं है। तो यहाँ पर सुरेश के एक अच्छा आदमी होने की बात हो रही है कि सुरेश एक आदमी, मतलब सुरेश एक अच्छा आदमी नहीं है। अब चाहे बात होने की हो या ना होने की हो, तो वहाँ पर हम उसको क्या कहते हैं? नॉर्मल सेंटेंस, इसमें कोई वर्ब नहीं आता। तो सुरेश का हो जाएगा सुरेश, क्योंकि ये एक नाम है, तो सुरेश। अब हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सुरेश से एक वचन है, तो इसलिए क्या लगेगा? इज। फिर क्या? नॉट के लिए मतलब नहीं के लिए हम नॉट लगाएंगे, तो
तो सुरेश इज नॉट क्या नहीं है, एक अच्छा आदमी। तो एक के लिए ए, अच्छा का गुड, और आदमी का मैन। तो सुरेश इज नॉट अ गुड मैन। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब अगला देखिए, अगला है हमारा यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें जैसे कहा गया क्या तुम्हारे पिताजी प्रधानाचार्य हैं, तो यहाँ पर तुम्हारे पिताजी का क्या प्रधानाचार्य होने की बात हो रही है। प्रधानाचार्य मतलब प्रिंसिपल होने की बात हो रही है। तो अब हम इसमें सब्जेक्ट ढूंढे, तो सब्जेक्ट कौन होगा, प्रधानाचार्य कौन है, तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी क्या है, प्रधानाचार्य। तो ये प्रधानाचार्य क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। तुम्हारे पिताजी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। और ये जो क्या है, ये क्या कर रहा है, इसे प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। तो हम सबसे पहले क्या के लिए स्थान पर क्या लिखेंगे, इज एम आर में से कोई एक। तो अब सब्जेक्ट देखते हैं, तुम्हारे पिताजी एक वचन की बहुवचन, तो तुम्हारे पिताजी एक वचन है, इसलिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इज। तो इज, फिर तुम्हारे पिताजी, क्योंकि हमें सब्जेक्ट रखना है, तुम्हारे पिताजी का क्या होगा, योर फादर, इज योर फादर। अब हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब देखिए क्या वाक्य में नहीं आया है, अगर नहीं आया रहेगा तो हम इसके बाद नॉट लगाएंगे, अगर नहीं आया रहेगा तो फिर कॉम्प्लीमेंट लिखेंगे। तो कॉम्प्लीमेंट क्या है, प्रधानाचार्य। तो प्रधानाचार्य एक पद है, और पद से पहले हमेशा द लगता है। तो इज योर फादर द प्रिंसिपल, क्या आपके पिताजी प्रधानाचार्य हैं। फिर जैसे क्या है, क्या तुम एक गायक हो, तो गायक का क्या होता है, सिंगर। तो अब यहाँ पर देखिए तुम क्या है, सब्जेक्ट, क्यों, क्योंकि गायक कौन है, तुम ही तो है। तो तुम का क्या हो जाएगा, तुम हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। फिर तुम क्या हो, एक गायक। तो एक गायक क्या हो गया, उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अब देखिए सबसे पहले हम क्या रखते हैं, इज एम आर में से कोई एक रखते हैं। तो अब तुम क्या है, बहुवचन, इसलिए हम क्या रखेंगे, आर। तो आर, फिर क्या रखना है हमको, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम का क्या होगा, यू। तो हम यहाँ लिख देंगे यू आर यू। तुम क्या हो, एक गायक। तो एक का ए, और गायक का सिंगर, तो ए सिंगर। ये हमारा हो गया कंप्लीट। तो यहाँ हम याद रखिएगा, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज करते हैं तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी लगाते हैं। तो यहाँ पर हो गया हमारा ये क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी हम जोड़ देते हैं प्लस, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन मार्क। चलिए अगला देखते हैं, क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। इसमें क्या कहा गया है कि यहाँ पर मैं का क्या होने की बात हुई है, अध्यापक। तुम क्या मैं एक अध्यापक नहीं हूँ। तो सबसे पहले हम रखते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमारा, इज एम आर में से कोई एक रखा जाएगा। तो अब सब्जेक्ट क्या है, मैं मतलब आई। तो आई के साथ हमेशा क्या लगता है, एम। तो इसलिए हम क्या रखेंगे, सबसे पहले एम। फिर अब हमको रखना है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, मैं के लिए क्या लगता है, आई। तो एम आई। मैं क्या हूँ, एक अध्यापक नहीं हूं। तो नहीं के लिए हम क्या लगाएंगे, नॉट। अगर वाक्य में नहीं आया तो हम नॉट लगाएंगे। तो एम आई नॉट, मैं क्या नहीं हूं, एक अध्यापक। तो एक के लिए ए, और अध्यापक का द टीचर। देखिए जब हम ए लगा दिए हैं तो द नहीं लगाएंगे, क्यों, एक आर्टिकल लग चुका है, इसलिए हम दोबारा आर्टिकल नहीं लगाते। तो एम आई नॉट अ टीचर हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया कंप्लीट। चलिए अब देखिए डब्ल्यू एच टाइप इंट्रोगेटिव। इसमें क्या होता है, जो प्रश्न पूछने वाले शब्द होते हैं ये वाक्य के बीच में आते हैं। जैसे कौन कहाँ आया है, वाक्य के बीच में। देखिए जो कौन वाले वाक्य होते हैं इनमें सब्जेक्ट नहीं दिया रहता, क्यों। अब पूछा जाए तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है, तो इसे पता ही नहीं है कौन है ना। तो इसलिए इस प्रकार के वाक्यों को हम अफर्मेटिव में करते हैं। कैसे, जो कौन होता है इसको सब्जेक्ट मान लेते हैं। तो सब्जेक्ट जगह हम क्या लिख देंगे, कौन का हु। कौन का क्या लिख देंगे, हु। अब हमें क्या रखना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, तो अब प्रधानमंत्री एक ही होता है ना, इसलिए हम इज लगाएंगे। तो हु इज। तो फिर इसमें क्या होने की बात हो रही है, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री। तो कौन जो है वो क्या है, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री ना। अगर हम कौन को सब्जेक्ट मान लेंगे तो कौन क्या है, तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री। तो ये हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट। तो अब लेकिन यहाँ ध्यान रखिए, ये बीच में का आया है जो एक प्रीपोजिशन है, और ये तुम्हारे देश और प्रधानमंत्री इन दोनों शब्दों के बीच क्या बता रहा है, संबंध। तो जब का की के वाक्य के किसी दो नाउन के बीच में आए और उनके बीच संबंध बताते हैं, तो हम क्या करते हैं, बाद वाले नाउन को पहले लिखते हैं, फिर का को लिखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे देश की इंग्लिश लिखेंगे। तो देखिए प्रधानमंत्री का होता है द प्राइम मिनिस्टर, तो हम लिख देंगे द, फिर प्राइम मिनिस्टर। उसके बाद फिर ऑफ का के लिए क्या लगाएंगे, ऑफ।
कहाँ का? तुम्हारे देश का, तो तुम्हारे का होता है योर और देश का कंट्री। तो हु इज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ योर कंट्री? तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री कौन है? फिर क्या कहा गया? अगला वाक्य क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? तो यहाँ क्या किसकी बात हो रही है? तुम्हारे नाम की। क्या हमारा क्या है? WH वर्ड है, तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, तो वॉट। फिर अब हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? इज। क्यों? क्योंकि तुम्हारे नाम की यानी कि किसी एक की बात हो रही है ना। फिर किसकी बात हो रही है? तुम्हारे नाम की बात हो रही है, तो तुम्हारे नाम के होने की बात हो रही है ना, तो व्हाट इज, तुम्हारे नाम का क्या हो जाएगा? योर नेम। तो व्हाट इज योर नेम, ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट। फिर जैसे है तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है, यहाँ तुम्हारे स्वास्थ्य के होने की बात हो रही है कि तुम्हारे स्वास्थ्य कैसा है। देखिए अब यहाँ से प्रारंभ होता है हमारा प्रेजेंट टेंस के प्रकार। तो प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं? प्रेजेंट टेंस निम्नलिखित 4 प्रकार के होते हैं। इसका मतलब प्रेजेंट टेंस 4 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। दूसरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो अब हम टेंस पे चलने से पहले कुछ और जानेंगे। तो देखिए ये प्रोनाउन चार्ट है, आप सब इसे याद कर लीजिए। जैसे सब्जेक्ट जब आई होता है, आई जहाँ मैं, मेरे, मी इन सब की बात होगी। अगर कहीं मुझे है तो मुझे का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। यानी मी का सब्जेक्ट क्या होता है? आई। आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। और मी का पजेसिव, पजेसिव मतलब इसका इस्तेमाल हम अपने लिए करते हैं। जैसे जब मैं की बात होगी, मैं के लिए अपना क्या होगा? मेरा। यानी जो मैं होगा उसे कुछ अपनी चीज़ बतानी होगी, वो क्या कहेगा कि ये मेरी चीज़ है। जब मेरी जैसे कलम हो गई, मेरी किताब हो गई। वैसे जहाँ वी यानी हम की बात होगी, वहाँ पर ऑब्जेक्ट अस लगता है और पजेसिव आवर। जैसे कहा जाएगा कि हमारी किताब, हमारा घर, तो वहाँ पर पजेसिव क्या लगता है? आवर। पजेसिव मतलब होता है जब कोई अपने लिए बात करता है, वहाँ पजेसिव लगता है। जैसे अब यू है, तो यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है और यू का पजेसिव योर होता है। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इसका मतलब क्या हुआ? जैसे अगर कोई बोलेगा मैं तो वो वहाँ खुद शामिल रहेगा बोलते समय ना, इसलिए क्या बोला जाता है? ये फर्स्ट पर्सन, यानी कोई जो व्यक्ति बोल रहा है वह उसमें शामिल है। और जैसे वी बोला गया हम, तो हम में भी बोलने वाला व्यक्ति वहाँ पर रहेगा। लेकिन अब जैसे सेकंड पर्सन मतलब जब हम बोलेंगे तो किसी हमारे सामने जो है उससे अगर हम बात कर रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे? यू, यानी तुम बोलते हैं ना, तो इसलिए क्या होता है? सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन मतलब जब हम किसी से सामने रहकर बात करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है? सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन मतलब हम जिसके सामने खड़े हैं उसकी बात ना करके किसी तीसरे की बात करें, तो वो क्या होता है? थर्ड पर्सन। जैसे ही वह बोला जाएगा, तो वह कहीं दूर रहेगा तो उसके बारे में हम बोलेंगे वह ना। जैसे सी है, सी मतलब विवाह होता है स्त्री के लिए, तो ये भी जब कहीं दूर खड़ी रहेगी तब तो हम इसके लिए बोलेंगे सी। इसी प्रकार दे भी होता है, दे मतलब जब जब एक लड़का रहेगा तो वो ही में जाएगा, जब एक लड़की रहेगी सी में जाएगी। जब उनकी संख्या एक से ज़्यादा है तो वो दे में जाते हैं। अब दे भी है जब हमें, यानी जो वे हैं वे हमसे दूर रहेंगे तभी तो हम उनको वे कहेंगे। तो इसलिए ये क्या होते हैं? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मतलब जिसके बारे में बात हो रही है वहाँ उपस्थित नहीं रहेगा। सेकंड पर्सन मतलब हम जिसकी बात कर रहे हैं वो हमारे सामने खड़ा होगा, उसे सेकंड पर्सन कहते हैं। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बोल रहा है वो बोलते समय अपने आप को भी उसमें शामिल करेगा। जैसे मैं बोलेगा तो वहाँ खुद के बारे में बोलेगा, जब हम बोलेगा फिर भी उसमें वो ज़रूर शामिल रहेगा। तो ये है प्रोनाउन चार्ट। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसकी पहचान क्या है कि इसके हिंदी वाक्यों के क्रियापद के अंत में ता है, ती है, ता हूँ, ते हो आदि शब्द आते हैं। अब हम इसका पहले अफर्मेटिव पढ़ेंगे। तो देखिए हम चारों वाक्य पढ़े हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में 2 पढ़े हैं, एक यस और नो टाइप और एक WH टाइप। तो हम सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में पढ़ेंगे अफर्मेटिव। तो देखिए इस टेंस के अफर्मेटिव में किसी भी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होता है। यदि कर्ता एकवचन हो तो मेन वर्ब में यस या ईएस जोड़ देते हैं, तथा कर्ता अगर बहुवचन होता है तो मेन वर्ब में यस या ईएस नहीं जोड़ते हैं। यदि मेन वर्ब के अंत में क्या हो, ओ, एस एच, सी एच, डबल एस, यक्स, ये सब होते हैं, तो हम मेन वर्ब में ई एस जोड़ेंगे। अगर कर्ता एक वचन है तभी हम मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस जोड़ेंगे,
और ईएस कब जोड़ते हैं? जब उसका मेन वर्ब का आखिरी लेटर क्या हो, ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, डबल एस हो, एक्स हो, तभी हम उसमें ईएस जोड़ते हैं, अन्यथा हम एस जोड़ते हैं। अगर किसी वर्ब का अंतिम अक्षर वाई हो और उसके अंत में व्यंजन आया हो, व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट, जैसे यल, यम, यन, ये सब आया हो, तो वो क्या हो, तो फिर हम क्या करते हैं, वाई को आई ई एस में बदल देते हैं। जैसे मान लीजिए लिखा रहेगा कहीं अगर फ्लाई, क्या लिखा है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा हुआ है फ्लाई, क्या लिखा है, फ्लाई, तो हम इसको जब चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे इसके स्थान पर, इसको लिख देंगे फ्लाइज, एफ एल आई ई एस। देखिए क्योंकि अंत में वाई था और इसके पहले क्या आया था, हमारा कॉन्सोनेंट यानी यल आया था, इसलिए हम क्या किए, वाई किस में बदल दिए, आई ई एस में। तो इस तरह से हम इसको बदलेंगे। चलिए अब हम आते हैं वाक्य पर। जैसे लिखा है हमारा पहला, अब इसका फॉर्मूला देखिए क्या होता है। अफर्मेटिव का फॉर्मूला पता ही है, पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर मेन वर्ब की फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। लेकिन अफर्मेटिव जो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता, इसलिए हम क्या लिखेंगे, इसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद फिर उसमें यस या ई एस जोड़ देंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिख देंगे और फिर अदर वर्ड बचेगा तो अदर वर्ड लिख देंगे। चलिए देखिए जैसे पहला वाक्य हम समझते हैं। अब हम सब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे, मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे और ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं कि इस वाक्य में कौन सा काम हो रहा है। जैसे कहा गया राम प्रतिदिन विद्यालय जाता है, तो अगर आप ध्यान दें तो इसमें जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है, जाने का। तो हम इसी में जोड़ेंगे कौन जाता है, मतलब काम जो करेगा वही करता होता है, वही सब्जेक्ट होता है। तो विद्यालय कौन जाता है, यही हम क्या करेंगे, लास्ट में जोड़ देंगे कौन। तो विद्यालय कौन जाता है, तो राम, विद्यालय कौन जाता है, राम। तो यही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। अब जो राम के द्वारा किया गया कार्य होगा वही क्या होता है, हमारा वर्ब। तो राम क्या करता है, राम जाता है, राम क्या करता है, राम जाता है। तो ये जाता है, ये क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब। जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, हमारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब जाएगा तो कहीं जाएगा ना, तो इसलिए जहां जाएगा वही क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट। तो विद्यालय क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट। बचा प्रतिदिन, तो प्रतिदिन क्या हो गया, एक्स्ट्रा वर्ड। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, राम, तो हम सबसे पहले लिखेंगे राम। फिर हेल्पिंग वर्ब इसमें लिखा नहीं जाता, अब क्या है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब है जाता, जाता यानी जाना, जाना का होता है गो, और गो के अंत में क्या आया, ओ। अब देखिए राम एक वचन है और जो मेन वर्ब है इसका अंतिम अक्षर क्या आया है, ओ। मेन वर्ब का अंतिम अक्षर क्या आया, ओ। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे। हम लिख देते हैं इसमें ई एस। तो राम गोज, राम जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय। अब देखिए विद्यालय एक निश्चित स्थान है, क्यों, क्योंकि विद्यालय रोज बदलता थोड़ी है, जहाँ विद्यालय है आपका वहीं रहेगा। तो इसलिए क्या है, ये निश्चित स्थान, और निश्चित स्थान से पहले टू लगाते हैं। तो हम यहाँ लगा देंगे टू, जाता है, कहाँ जाता है, विद्यालय। तो विद्यालय से पहले टू लगा दिए और फिर क्या लिख देंगे, स्कूल, विद्यालय का क्या हो जाएगा, स्कूल। तो अब बचा हमारा प्रतिदिन, प्रतिदिन का क्या हो जाएगा, डेली। तो राम गोज टू स्कूल डेली। इस तरह ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट। अगला देखिए, यह धोबी अपने गंदे कपड़े धोता है। लास्ट में क्या आया, ता है। पहले नंबर तो है आया तो जान लीजिए प्रेजेंट है, और अगर ता है आ गया तो प्रेजेंट इंडिफिनिट। अब इसमें कपड़े धोने का काम हो रहा है, तो यही लास्ट में जोड़ दिए कौन। तो अपने गंदे कपड़े कौन धोता है, यह धोबी, यह धोबी, ये क्या हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट। यह क्या कर रहा है, यह सिर्फ इतना बता रहा है धोबी हमारे पास है। यह वह ये सब क्या करते हैं, अगर इनके बाद नाउन आया रहेगा तो ये क्या करेंगे, उसकी स्थिति दिखाते हैं कि वो कहाँ है हमसे, हमारे पास है कि हमसे दूर है। तो यह धोबी क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। अब यह धोबी क्या करता है, धोता है, ये धोबी क्या करता है, धोता है, ये हो जाएगा मेन वर्ब। अब अगर कोई धोएगा, कोई चीज धोएगा ना, तो इसी में जोड़िए क्या धोता है, तो अपने गंदे कपड़े, तो यहाँ हो जाएगा ये हमारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। यह का हो गया दिस, धोबी का वॉशरमैन, दिस वॉशरमैन। अब हेल्पिंग वर्ब हमें रखना नहीं है, अब क्या रखेगा, सीधा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मेन वर्ब हमारा है धोना, धोना का क्या होता है, वॉश, क्या होता है, वॉश। अब लास्ट में एस एच आया
तो इसमें हम क्या इसीलिए क्या लगा देंगे ई एस। क्यों? सब्जेक्ट एक वचन है, सब्जेक्ट एक वचन रहेगा तो इसमें यस या फिर ई एस में से कोई एक लगेगा। अगर लास्ट में ओ आएगा या सी एच आएगा, सी एच आएगा, डबल यस आएगा या फिर यक्स आएगा तो हम क्या लगाएंगे उसमें ई एस बढ़ा देंगे। तो ये क्या हो गया? द वॉशरमैन वॉशेज, धोता है। क्या धोता है? अपने गंदे कपड़े। तो अपने देखिए, अपने ये किसके लिए अपने लगा है? धोबी के लिए। किसके लिए लगा है? धोबी के लिए। तो धोबी अगर हम इसका प्रोनाउन देखेंगे तो धोबी पुरुष है, पुरुष है तो ये किस में जाएगा? ही में। और ही के साथ अपने लिए क्या लगता है? हिज। ही के साथ अपने लिए क्या लगता है? हिज। इसलिए हम इसको बदल देंगे तो अपने के लिए हम क्या लगाएंगे? हिज। अपने के लिए प्रोनाउन क्या लगाएंगे? हिज। हिज और गंदे का डर्टी और कपड़े का क्लॉथ्स। हिज डर्टी क्लॉथ्स। तो इस तरह से हम प्रोनाउन चार्ट का इस्तेमाल करेंगे। अभी हम और सीखेंगे, यहाँ तो अभी सिर्फ शुरुआत हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाक्य समझ में आ रहे होंगे। अगर आप इन्हें समझ रहे हैं तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे साथ जुड़ें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ ताकि जिसे भी इस वीडियो की आवश्यकता हो उन्हें यह मिल सके। चलिए हम अगला वाक्य देखते हैं। क्या है? तुम्हारे पिताजी समाचार पत्र खरीदने के लिए बाजार जाते हैं। तो अब इसमें बाजार जाने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? जाने का। तो अब यही लास्ट हम क्या जोड़ेंगे? कौन। तो बाजार कौन जाता है? तुम्हारे पिताजी। तुम्हारे पिताजी क्या हो जाएंगे फिर? सब्जेक्ट। क्यों? जो काम करेगा वही सब्जेक्ट। तो देखिए तुम्हारे, तुम्हारे का इंग्लिश क्या होता है? योर। तुम्हारे का क्या हो जाएगा? योर। और पिताजी का फादर, योर फादर। फिर अब हमें क्या ढूंढना है? मेन वर्ब। मेन वर्ब कैसे ढूंढेंगे हम? इसी में जोड़ दो तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, मतलब जो सब्जेक्ट है वो करता क्या है। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? बाजार जाते हैं। तो बाजार तो कोई काम है नहीं, जाना सिर्फ काम होता है, यानी जाते हैं। क्या करते हैं? जाते हैं। तो जाते हैं इसका मूल रूप क्या होता है? जाना। जाना का गो। अब फिर तुम्हारे पिताजी एक वचन है तो इसलिए हम क्या लगा देंगे? इसमें यस या ई एस लगाएंगे, यस या यस लगाएंगे। अब लास्ट में क्या आया? इसके ओ। क्या आया? ओ। तो इसलिए इसमें हम क्या लगाएंगे? ई एस। तो योर फादर गोज, जाते हैं। कहाँ जाते हैं? बाजार। बाजार के लिए क्या लगाएंगे? मार्केट। लेकिन उसके पहले क्या लगाएंगे? टू। क्यों? क्योंकि बाजार एक निश्चित स्थान है। तो टू बाजार का मार्केट। मार्केट क्यों जाते हैं? अब बाजार जाएंगे तो फालतू जाएंगे नहीं, तो इसी में जोड़िए क्यों जाते हैं। तो मतलब कोई काम करता है तो क्यों करता है वो हम पता करेंगे, तो हमें उससे क्या मिलेगा? अगला वर्ब। तो बाजार क्यों जाते हैं? खरीदने के लिए। तो खरीदने के लिए ये क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड वर्ब। जिसमें नानी ने आएगा वो क्या होता है? हमारा अगला वर्ब। और वो कुछ काम होना, जैसे खरीदना एक काम है, इसमें लास्ट में नानी ने आया या फिर ने आया तो ये क्या हो गया? हमारा दूसरा वर्ब। तो खरीदना, तो खरीदना दूसरा वर्ब है। दूसरे वर्ब पहले हम क्या लगाएंगे? टू। टू खरीदना क्या क्या होता है? बाई। अब खरीदेंगे तो कोई चीज खरीदेंगे तो इसमें जोड़िए क्या खरीदने के लिए? तो समाचार पत्र। समाचार पत्र का क्या होता है? द न्यूज पेपर। तो योर फादर गोज टू मार्केट टू बाई द न्यूज पेपर। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया कंप्लीट। चलिए अगला देखते हैं। यह चपरासी घंटी बजाता है। तो अब देखिए इसमें काम कौन सा हो रहा है? बजाने का। घंटी बजाता है मतलब यही बजाने का काम हो रहा है इसमें। तो घंटी कौन बजाता है? यह चपरासी। तो यह चपरासी क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। यह चपरासी क्या करता है? बजाता है। ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्या बजाता है? घंटी। घंटी का क्या हो जाएगा? वेल। तो ये वेल क्या है? हमारी मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलिए तो यह का क्या होगा? दिस। चपरासी का प्यून। चपरासी का क्या होता है? प्यून। तो दिस प्यून। यह चपरासी क्या करता है? बजाता है। बजाना का रिंग। बजाना का रिंग। अब देखिए प्यून एक वचन है तो इसमें हम यस या ईएस लगाएंगे। लास्ट हमारा जी आया इसलिए हम क्या लगाएंगे? यस। क्या लगाएंगे? यस। तो दिस प्यून रिंग्स, बजाता है। क्या बजाता है? घंटी। घंटी का क्या हो जाएगा? वेल। तो दिस प्यून रिंग्स द बेल।
तो हम इसके पहले क्या लगाते हैं, ये एक नाउन है इसलिए क्या लगा देते हैं इसके पहले द। तो दिस ट्यून रिंग्स द बेल, यह चपरासी घंटी बजाता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका निगेटिव। निगेटिव में क्या करना है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है इसी के बाद हमें नॉट बढ़ा देना है, यानी नहीं के स्थान पर हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिख देंगे, नॉट, बस हमारा काम हो जाएगा। तो देखिए इसमें क्या होता है, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब डू या डज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, डू या डज का। जो हमारा अफर्मेटिव होता है इसमें हेल्पिंग वर्ब लगता नहीं है, लेकिन निगेटिव में लगेगा। कौन सा लगेगा, डू या डज। तो जब कर्ता एक वचन रहेगा, जब कर्ता क्या रहेगा, एक वचन, तो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज नॉट। क्यों, क्योंकि जो कर्ता एक वचन रहता है तभी तो हम उसमें ई एस लगाते हैं। तो जान लीजिए कि इसमें ई एस हेल्पिंग वर्ब में ही लग गया है। तो डज हो गया हमारा एक वचन कर्ता के साथ, और डू हो जाएगा हमारा बहुवचन कर्ता के साथ। यानी जब हमारा सब्जेक्ट बहुवचन रहेगा तो डू लगेगा, और जब कर्ता एक वचन रहेगा तो डज लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यही डू या डज के बाद नॉट बढ़ा देंगे तो हमारा निगेटिव वाला काम हो जाएगा। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और इसमें यस या ईएस हम नहीं लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ईएस हम क्या किए हैं, डू में लगा देते हैं। अगर हमारा एक वचन रहेगा तो हम डू में क्या करेंगे, ईएस लगा देंगे तो ये डज बन जाता है। जैसे कहा गया, तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य इन शरारती बच्चों को दंडित नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले क्या ढूंढना है, सब्जेक्ट। तो इन बच्चों को दंडित कौन नहीं करते हैं, तो हमें उत्तर क्या मिलेगा, तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। अब तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य क्या नहीं करते हैं, दंडित। क्या नहीं करते हैं, दंडित नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा मेन वर्ब। दंडित करना क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। अच्छा, दंडित नहीं करते, किसे दंडित नहीं करते हैं, इन शरारती बच्चों को। तो ये क्या हो जाएगा, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलिए लिखते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, जो ये तुम्हारे विद्यालय है, यानी तुम्हारे विद्यालय और प्रधानाचार्य, इनको एक शब्द के जोड़ रहा है। कौन जोड़ रहा है, के। तो ये क्या कर रहा है, प्रधानाचार्य और तुम्हारे विद्यालय के बीच संबंध बता रहा है। तो जब का की के दो नाउन के बीच आए और उन दोनों नाउन के बीच संबंध बताएं, तो हम इस स्थिति में क्या करते हैं, बाद वाले नाउन को पहले लिखते हैं और फिर जो हमारा काकी के दिया रहेगा इसकी इंग्लिश लिखेंगे, उसके बाद फिर तुम्हारे विद्यालय की इंग्लिश लिखते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, प्रधानाचार्य का। तो प्रधानाचार्य का होता है प्रिंसिपल, लेकिन यह एक पद है। प्रधानाचार्य क्या है, एक पद, इसलिए हम इसके पहले द लगाते हैं। तो क्या हो जाएगा, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। क्या करते हैं, अब हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या रखना है, डू या डज में से कोई एक। तो बताइए जो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल है, ये सिंगुलर है प्लूरल है। तो किसी भी स्कूल में प्रिंसिपल एक ही होते हैं, तो इसलिए ये सिंगुलर है। क्या है, सिंगुलर। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हो गया सिंगुलर, तो हम इसमें क्या लगाएंगे, डज। क्या लगाएंगे, डज। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल डज। अब नहीं के लिए हम लगाते हैं नॉट। क्या लगा देंगे, नॉट। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल डज नॉट। फिर अब रखना है हमको मेन वर्ब। क्या रखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, दंडित करना। तो दंडित करना का होता है पनिश। दंडित करना का क्या होता है, पनिश। दंडित नहीं करते, किसे दंडित नहीं करते हैं, इन शरारती बच्चों को। तो इनका क्या होता है, दीज, इनका दीज। और शरारती का नॉटी, शरारती का क्या हो जाएगा, नॉटी। और बच्चों का चिल्ड्रन। तो द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल डज नॉट पनिश दीज नॉटी चिल्ड्रंस, यानी आप तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य इन शरारती बच्चों को दंडित नहीं करते हैं। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया कंप्लीट। देखिए अगला हमारा क्या दिया है, मेरा भाई पढ़ने के लिए विद्यालय नहीं जाता है। तो मेरा भाई का क्या होगा, अब यहाँ हम पहले सब्जेक्ट ढूंढते हैं। तो विद्यालय कौन नहीं जाता है, मेरा भाई, ये हो गया सब्जेक्ट। मेरा भाई क्या नहीं करता है, जाता नहीं है। क्या नहीं करता है, जाता नहीं है। तो ये हो जाएगा हमारा क्या, मेन वर्ब। जाएगा तो कहीं जाएगा, तो कहाँ नहीं जाता है, विद्यालय। तो ये हो गया हमारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्या बचा है, पढ़ने के लिए।
तो ये पढ़ना इसमें आ गया, नानी ने आया, तो ये होगा हमारा सेकेंड वर्ब। अच्छा, इसको हम पहचानेंगे कैसे? अब विद्यालय जाएगा, किसी काम से जाएगा ना, तो इसी में जोड़िए, विद्यालय क्यों नहीं जाता है, तो उत्तर क्या मिलेगा? पढ़ने के लिए। ये क्या हो जाएगा? हमारा सेकेंड वर्ब। तो अब हम चलिए रखते हैं। तो अब हम मेरा के लिए क्या लगाएंगे? माई। तो माई भाई का क्या होता है? ब्रदर। तो माई ब्रदर। फिर अब हमें क्या रखना है? डू या डज में से कोई एक सब्जेक्ट के अनुसार। तो मेरा भाई एक वचन है, इसलिए हम क्या रखेंगे यहाँ पे? डज। तो माई ब्रदर डज। अब क्या रखना है हमको? नॉट। यहाँ आप लोग फॉर्मूले में क्या बढ़ा लेना है हमको? नॉट। प्लस यहाँ नॉट रहेगा, तभी तो ये हमारा निगेटिव बनेगा। तो माई ब्रदर डज नॉट। अब मेन वर्ब रखना है। मेन वर्ब क्या है? जाना। जाना का गो, कहाँ जाता है? स्कूल। स्कूल एक निश्चित स्थान है, इसलिए इसके पहले हम क्या लगाएंगे? टू। तो टू स्कूल। माई ब्रदर डज नॉट गो टू स्कूल। क्यों नहीं जाता है? पढ़ने के लिए। पढ़ना क्या है? सेकेंड वर्ब। तो सेकेंड वर्ब से पहले क्या लिखते हैं? टू। और फिर पढ़ना का रीड, या फिर हम लिख सकते हैं स्टडी। रीड या स्टडी। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या है? ये लड़कियां इस निर्दोष अपराधी को बचाने के लिए झूठ नहीं बोलती हैं। तो झूठ कौन नहीं बोलता? ये लड़कियां। ये लड़कियां क्या नहीं करती हैं? झूठ नहीं बोलती हैं। तो ये लड़कियां हो गया सब्जेक्ट, झूठ बोलना हो गया क्या? इसमें बोलना हो गया हमारा मेन वर्ब। क्या नहीं बोलती हैं? झूठ। झूठ हो जाएगा मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट। क्यों झूठ नहीं बोलती हैं? बचाने के लिए, ये हो जाएगा सेकंड वर्ब। किसे बचाने के लिए? अब बचाएंगी तो किसी को बचाएंगी ना, तो यहाँ हम क्या जोड़ देंगे? किसे बचाने के लिए, तो हमें उत्तर मिलेगा इस निर्दोष अपराधी को। तो ये हो जाएगा सेकंड वर्ब का ऑब्जेक्ट। तो चलिए रखना शुरू करते हैं। तो देखिए, वाक्य में जहां पर ये आ जाए, यह आ जाए, वह आ जाए, और इसके पहले कोई नाउन रहे, तो समझ लीजिए कि यह क्या कर रहा है? वहां पर उसकी स्थिति दिखाने की कोशिश कर रहा है कि वो हमारे पास है, हमसे दूर है। एक रहेगा तो दिस लगेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो एक से ज्यादा रहे, एक रहेगा तो दिस लगेगा, एक से ज्यादा रहेगा तो हम दीज लगाएंगे। वहीं अगर वो चीज दूर है तो एक रहेगी तो दैट लगाएंगे, एक से ज्यादा है तो दोज लगाते हैं। तो ये क्या करती है? केवल उनकी स्थिति दिखाती है कि वो हमारे पास है या फिर हमसे दूर है। तो चलिए, ये के लिए क्या लगा देंगे हम? दीज। फिर लड़कियां का गर्ल्स, दीज गर्ल्स। अब हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब डू या डज। तो ये लड़कियां बहुवचन है, इसलिए हम क्या रखेंगे? डू। फिर नहीं के लिए नॉट। तो दीज गर्ल्स डू नॉट। अब हमें रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब हम कैसे पहचानेंगे? यही जोड़ दो कि ये लड़कियां क्या करती हैं, तो ये लड़कियां बोलती हैं, तो यही क्या हो जाएगा? हमारा मेन वर्ब। तो बोलना का क्या होता है? देखिए, अगर जहां सच बोलने की बात होती है वहां पर स्पीक लगेगा, जहां झूठ बोलने की बात होगी वहां पर टेल लगता है। तो क्या हम लगा देंगे इसमें? टेल। अच्छा, अब बोलती हैं, क्या बोलती हैं? झूठ। झूठ का क्या होता है? लाई। तो हम क्या लगा देंगे यहाँ पर? अ लाई, यानी झूठ नहीं बोलती हैं। अब कोई झूठ नहीं बोलेगा तो किसी कारण से झूठ नहीं बोलेगा ना, तो किस लिए झूठ नहीं बोलती हैं? इस निर्दोष अपराधी को बचाने के लिए। तो झूठ क्यों नहीं बोलती हैं? बचाने के लिए। क्यों? क्या होगा हमारा? बचाने के लिए। कारण क्या है? कि कारण है बचाना, तो बचाने के लिए झूठ नहीं बोलती हैं। तो बचाना हो जाएगा हमारा सेकेंड वर्ब टू। इसके पहले हम टू लगाएंगे, बचाना का सेव। किसे बचाने के लिए? इस निर्दोष अपराधी को। तो इसका दिस, इसका क्या हो जाएगा? दिस। और निर्दोष का इनोसेंट, दिस इनोसेंट। और अपराधी का क्या होता है? क्रिमिनल। तो दीज गर्ल्स डू नॉट टेल अ लाई टू सेव दिस इनोसेंट क्रिमिनल। हो गया हमारा ये वाक्य कंप्लीट। अब ये एक बचा, इसको आप लोग कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं यस और नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इसमें क्या होता है? वाक्य का प्रारंभ क्या शब्द से होता है, और इसमें हम अनुवाद करते समय क्या के स्थान पर क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब डू या डज लिखते हैं। तो इसमें करना कुछ नहीं है, जो हमारा निगेटिव का फॉर्मूला था उसी में से डू या डज को उठा के हम पहले लिख लेंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। वाक्य क्या है? क्या तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य इन शरारती बच्चों को दंडित नहीं करते हैं?
तो इसमें दंडित करने का काम हो रहा है। कौन सा काम हो रहा है? दंडित करने का। तो अब इसे यहीं जोड़ दो लास्ट में कौन, तो इन शरारती बच्चों को दंडित कौन करता है? तो तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। ये हो गया सब्जेक्ट। तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य क्या करते हैं? दंडित करते हैं। ये हो जाएगा मेन वर्ब। किसे दंडित करते हैं? इन शरारती बच्चों को। ये क्या हो जाएगा? मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम रखेंगे डू या डज। क्या के स्थान पर क्या रख देंगे? डू या डज। तो सब्जेक्ट क्या है? तुम्हारे विद्यालय के प्रधानाचार्य। यहाँ एक वचन है तो हम क्या रखेंगे? डज। डज। फिर यहाँ ध्यान दीजिए, फिर से वही आ गया। क्या? एक तरफ तुम्हारा विद्यालय है, एक तरफ प्रधानाचार्य है, बीच में के है। के क्या कर रहा है? तुम्हारे विद्यालय और प्रधानाचार्य के बीच संबंध बता रहा है। तो हम पहले बाद वाला नाउन लिखते हैं, तो हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑफ। का के लिए क्या लिखेंगे? ऑफ। फिर तुम्हारे विद्यालय क्या लिख देंगे? योर स्कूल। द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल हो गया सब्जेक्ट। अब क्या रखना है हमको? मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब है हमारा मेन वर्ब है हमारा दंडित करना। तो दंडित करना क्या होता है? पनिश। अब देखिए, अगर वाक्य में नहीं भी आया रहे तो हमें क्या करना है? सब्जेक्ट के बाद यहीं पर नॉट बढ़ा देना है। क्या बढ़ा देना है? नॉट। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल। फिर इसमें नहीं आया तो इसलिए हम भी इसमें क्या बढ़ा देंगे? नॉट। फिर दंडित करना का हो गया पनिश। किसे दंडित नहीं करते हैं? इन शरारती बच्चों को। तो इनका हो जाएगा दीज, और शरारती का हो जाएगा नॉटी, बच्चों का हो जाएगा चिल्ड्रन। तो डज द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल नॉट पनिश दीज नॉटी चिल्ड्रन। अब अगला वाक्य क्या है? क्या तुम्हारा भाई अपनी किताब तुम्हें उधार नहीं देता है? तो अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डू या डज हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और वो भी किसके अनुसार? तुम्हारे भाई के हिसाब से, क्योंकि ये हमारा सब्जेक्ट है। कैसे ये सब्जेक्ट हुआ? तुम्हें किताब उधार कौन नहीं देता है? तुम्हारा भाई। तुम्हारा भाई क्या नहीं करता है? उधार नहीं देता। ये मेन वर्ब हो जाएगा। अच्छा, उधार देगा तो कोई चीज़ उधार देगा ना। तो अब देखिए, या तो कोई चीज़ देगा या फिर किसी को देगा। तो किसे उधार देता है? तुम्हें। क्या उधार देता है? अपनी किताब। तो ये दोनों मेन वर्ब के ऑब्जेक्ट हैं। एक हमारा सजीव है और एक निर्जीव है। तो अभी हम इसके बारे में आगे समझेंगे। देखिए, सबसे पहले हम क्या रखेंगे? क्या के स्थान पर डू या डज। तो डू या डज। अब ध्यान दीजिए, तुम्हारा भाई है एक वचन, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे? डज। तो डज। फिर तुम्हारे का योर, भाई का ब्रदर। डज योर ब्रदर। फिर अब हमें रखना है नॉट। सब्जेक्ट हो गया, अब क्या रखना है? नॉट। तो इसमें नहीं आया है तो हम नॉट रखेंगे, अगर नहीं नहीं आएगा तो नॉट नहीं रखेंगे। तो हम इसमें रख देते हैं नॉट। फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है? उधार देना। देखिए, जहाँ उधार देने की बात होती है वहाँ पर उसकी इंग्लिश होती है लेंड, और जहाँ पर उधार लेने की बात होती है वहाँ पर उसकी इंग्लिश होती है बोरो। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे? लेंड, क्योंकि यहाँ उधार देने की बात हो रही है। क्या उधार नहीं देता है? अब अपनी किताब उधार नहीं देता है, और किसे उधार नहीं देता है? तुम्हें। तो अगर हम पहले सजीव लिखेंगे, सजीव मतलब जैसे तुम्हें, तुम्हें सजीव है, तो अगर हम पहले सजीव लिखेंगे तो टू नहीं लगाएंगे, सीधा हम तुम्हें लिखने के बाद यानी यू लिखने के बाद सीधा अगला वर्ब, अगला जो हमारा ऑब्जेक्ट है अपनी किताब, उसको लिख देंगे। तो अब देखिए, अपनी किताब किसकी बात हो रही है? तुम्हारे भाई की। तुम्हारा भाई लड़का है तो ही में जाएगा, ही के साथ अपने लिए क्या लगता है? हिज। हिज। और किताब का क्या हो जाएगा? बुक। तो डज योर ब्रदर नॉट लेंड यू हिज बुक। अब ये हो गया हमारा। अगर हम क्या करें, पहले हम कहते हैं कि नहीं, हम पहले निर्जीव लिखेंगे फिर सजीव लिखेंगे, तो इस स्थिति में क्या होता है कि पहले जब हम सजीव लिख लेंगे, भले हम जब निर्जीव लिख लेंगे तो सजीव लिखते समय टू लगाकर तब लिखेंगे यू। यानी अब क्या हो जाएगा? डज योर ब्रदर नॉट लेंड हिज बुक टू यू। तो यानी अगर हम पहले निर्जीव ऑब्जेक्ट लिखेंगे फिर सजीव लिखेंगे, तो निर्जीव लिखने के बाद टू लगाएंगे तब सजीव लिखेंगे, और अगर पहले सजीव लिखते हैं फिर निर्जीव लिखते हैं तो सजीव लिखने के बाद सीधा हम निर्जीव ऑब्जेक्ट लिख देंगे, उसमें टू या और कुछ लगाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से हमारा यह वाक्य भी कंप्लीट हो गया। अब एक बच्चा इसे आप लोग कर लीजिएगा।
इसमें जैसे दिए हुए टूटी हुई कुर्सी, तो यहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी ब्रोकन चेयर। तो दिस ब्रोकन चेयर ये हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट। आप इसको कर लीजिएगा। देखिए अब हमारा है WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो इस टेंस के WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का अनुवाद करते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले WH वर्ड की ही इंग्लिश लिखते हैं। अब WH टाइप सेंटेंस आपको पता ही किसे कहते हैं, जिसमें प्रश्न पूछने वाले शब्द क्या करे, वाक्य के बीच में आए, तो इसे क्या कहते हैं, WH टाइप इंट्रोगेटिव। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले क्या ढूंढेंगे, सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट जो करते हैं वही इसमें भी करेंगे। तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले WH वर्ड लिखा जाता है, फिर डू या डज लिखा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लिखा जाएगा। उसके बाद हमारा आता है, अगर नॉट रहेगा तो नॉट लगाएंगे, अगर नॉट नहीं रहेगा तो नॉट नहीं लगाएंगे। फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। देखिए जैसे हमारा पहला वाक्य है, तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए नई कार क्यों नहीं खरीदते हैं। तो इसमें प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है, क्यों। प्रश्न पूछने का काम कौन कर रहा है, क्यों। तो ये क्यों क्या हो जाएगा, WH वर्ड। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, WH वर्ड को लिख देते हैं, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। अब हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डू या डज में से कोई एक रखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी। अच्छा ये हम पहचानेंगे कैसे, वाक्य के बीच में जोड़ दो कौन। तो तुम्हारे लिए नई कार कौन खरीदता है, तो तुम्हारे पिताजी। यह हो गया हमारा सब्जेक्ट। तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, खरीदते हैं, ये हो जाएगा मेन वर्ब। क्या खरीदते हैं, नई कार, ये हो जाएगा क्या, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब बचा क्या, तुम्हारे लिए, तो ये हो जाएगा हमारा अदर वर्ड। चलिए रखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले WH वर्ड क्या रख दिए हम, वाई। फिर अब रखेंगे डू या डज में से कोई एक। तो सब्जेक्ट है तुम्हारे पिताजी, तुम्हारे पिताजी एक वचन, इसलिए हम यहाँ क्या रख देंगे, डज। तो वाई डज, अब सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे पिताजी, तो ये हो जाएगा योर। फिर पिताजी का हो गया फादर। अब हमें क्या रखना है, नॉट। अगर नहीं आएगा तो नॉट रखेंगे, नहीं तो नहीं रखेंगे। इसमें नहीं आया है तो हम इसलिए क्या रख देंगे, इसमें नॉट। तो नॉट। फिर अब क्या रखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, खरीदना। खरीदना का क्या होता है, बाई। क्या नहीं खरीदते हैं, एक कार, तो एक का ए, और कार का कार। फिर क्या बचा, तुम्हारे लिए। तो जब ये लिए क्या हो, ये नाउन या प्रोनाउन के बाद आए, तो हमेशा इसके लिए हम क्या लगाएंगे, फॉर। इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर। फिर अब तुम्हारे का क्या होगा, यू। क्या होगा तुम्हारे का, यू। क्यों, अगर तुम्हारे के बाद कोई नाउन आए तो हम क्या करते हैं, उसके लिए क्या लगाएंगे, योर। लेकिन अगर केवल तुम्हारे दिए रहे तो हम वहां क्या लगाएंगे, यू, क्योंकि यहाँ ये एक तरह से ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। मोहन अपने भाई को उसकी गलतियों के लिए दंडित क्यों नहीं करता है। तो अब इसमें दंडित करने का काम हो रहा है। अब यहीं लास्ट में जोड़ दीजिए कौन। तो अपने भाई को दंडित कौन नहीं करता है, मोहन। मोहन क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। मोहन क्या करता है, दंडित करता है, ये हो जाएगा क्या, मेन वर्ब। किसे दंडित करता है, अपने भाई को, ये हो जाएगा क्या, मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। अब दंडित करेगा, क्यों दंडित कर रहा है, उसकी गलतियों के लिए, ये है क्या हमारा अदर वर्ड। तो अब हम करना शुरू करते हैं। देखिए कारण बोला गया कि क्यों दंडित करता है, कहा गया उसकी गलतियों के लिए। तो उसकी गलतियां कोई काम नहीं है। चलिए हम सबसे पहले लिखेंगे WH वर्ड। तो WH वर्ड हमारा क्या है, वाई। तो हम यहाँ लिख देंगे वाई। अब हमें रखना है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमें डू या डज में से कोई एक लगाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन। मोहन एक वचन है, इसलिए हम इसमें क्या लगाएंगे, डज। वाई डज। फिर अब रख देंगे सब्जेक्ट, तो मोहन हो गया। वाई डज मोहन। मोहन देखिए एक नाम है, तो इसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल से रहेगा, तो यहाँ हो जाएगा मोहन। वाई डज मोहन। अब हमें देखना है कि इसमें नहीं आया कि नहीं। अब इसमें नहीं आया है तो हम क्या रख देंगे, नॉट। वाई डज मोहन नॉट। अब हमें रखना है मेन वर्ब। मेन वर्ब क्या है, दंडित करना। दंडित करने का हो गया पनिश। किसे दंडित नहीं करता है, अपने भाई को, तो क्या हो जाएगा, हिज ब्रदर। यह हो गया हमारा मेन वर्ब का ऑब्जेक्ट। उसे दंडित नहीं करता, क्यों, उसकी गलतियों के लिए। अब देखिए जो ये गलतियां हैं, यह क्या है, नाउन। गलतियां क्या है, एक नाउन। और इसके बाद क्या आया है, के लिए।
तो जब के लिए किसके नाउन के बाद आए तो इसके लिए हम लगाते हैं फॉर। तो फॉर गलतियों क्या हो जाएगा, उसकी के लिए लगाएंगे हिज। क्यों? क्योंकि मोहन का भाई जो है पुरुष है, वो ही में जाएगा, ही के साथ अपने लिए क्या लगता है, हिज। तो हिज, और गलतियों क्या हो जाएगा, मिस्टेक्स, हिज मिस्टेक्स। तो इस तरह से हमारा ये वाक्य हो गया कंप्लीट। अब हम अगला देखते हैं। अगला क्या है, तुम्हारा भाई ताजमहल देखने कहाँ जाता है। तो तुम्हारा भाई ताजमहल देखने कहाँ जाता है, इसमें जो कहाँ है ये क्या है, WH वर्ड, क्योंकि यही प्रश्न पूछने का काम कर रहा है। अब ताजमहल देखने कौन जाता है, तुम्हारा भाई, सब्जेक्ट हो गया। तुम्हारा भाई क्या करता है, जाता है, ये हो जाएगा मेन वर्ब। जाता है तो कहाँ जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है। अब क्यों जाता है, देखने के लिए, तो ये हो जाएगा मेन वर्ब का, तो ये हो जाएगा हमारा सेकंड वर्ब। देखने, क्या देखने, ताजमहल, ये हो जाएगा सेकंड वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलिए रखते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे WH वर्ड, तो कहाँ का होता है, वेयर। तो वेयर, अब हमें रखना है डू या डज में से कोई एक। तो तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा भाई एक वचन है, तो इसलिए हम क्या रखेंगे, डज। फिर अब रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारा भाई, तुम्हारा भाई का हो जाएगा योर, भाई का ब्रदर। अब हम रखेंगे मेन वर्ब। अब देखिए इसमें नहीं नहीं आया है, इसलिए हम नॉट नहीं रखेंगे। अब क्या रख देंगे, सीधा मेन वर्ब। तो मेन वर्ब क्या है, जाना, जाना का हो जाएगा गो। फिर कहाँ जाता है, पता नहीं कहाँ जाता है, यानी इसका ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। क्यों जाता है, देखने के लिए, तो देखना सेकंड वर्ब है, इसलिए इसके पहले क्या लगाएंगे, टू, और देखने का सी। तो वेयर डज योर ब्रदर गो टू सी। अब क्या देखने जाता है, ताजमहल। ताजमहल का क्या हो जाएगा, द ताज महल, द ताज महल। देखिए इस दुनिया में जो चीजें केवल एक हैं, उसके पहले भी क्या लगता है, द। जैसे द ताजमहल, द सन, तो ये सब क्या लगेगा, हमेशा इनसे पहले द। तो वेयर डज योर ब्रदर गो टू सी द ताजमहल। इस तरह से ये हमारा वाक्य हो गया कंप्लीट।